पहला ही मेरा प्रश्न है पांडे जी से, युद्ध क्यों होता है? कैसे पता चलता है अब युद्ध होने ही वाला है? युद्ध होने के बाद में कुछ आर्मी के भी युद्ध के नियम कानून होते होंगे। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। जैसा कि बताए थे कि चर्चा होगी युद्ध के बारे में, तो पहला ही मेरा प्रश्न है पांडे जी से, युद्ध क्यों होता है? देखिए, युद्ध कोई ऐसा नॉर्मल होता नहीं है। कोई ऐसा ट्रिगर होता है, जैसे संसद हमला हुआ या पुलवामा अटैक हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, हम एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड आई है, इंसिडेंट। तो अब ये देखा जाता है कि वो इंसिडेंट माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो यदि इंसिडेंट माना जाता है तो उस दिन से युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उस दिन से युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। कोई भी राष्ट्र के प्रति अगर कोई भी दुश्मन आक्रमण करेगा तो उसका आर्मी मुंहतोड़ जवाब देता है, यानी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। पांडे जी बताया कि वो डिसीजन पॉलिटिकल होता है, उसके बाद युद्ध प्रारंभ करने की तैयारियां होने लगती हैं। कैसे पता चलता है अब युद्ध होने ही वाला है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि वो इंसिडेंट के बाद से पॉलिटिकल गहमागहमी होती है, उसके बाद से धरना प्रदर्शन ये सब होने लगता है कि उसको पाकिस्तान को या जो भी हमारा अपोजिट दुश्मन कंट्री है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और फिर धोती धोती मिलते हैं और उसके बाद से एक डिसीजन होता है जिसको सीसीए की बैठक कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसकी बैठक होती है और उसमें वो डिसाइड होता है कि ये इसको युद्ध माना जाए। युद्ध के मतलब युद्ध का डिसीजन वहीं से होता है, जिसको कि हम अपना आर्मी के टेक्निकल भाषा में जिसको कि एम बोलते हैं, मूवमेंट। तो वो जो है टोटली ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इसमें आर्मी क्या करती है कि जैसे इंसिडेंट होता है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर लेती है, अपने इक्विपमेंट साज सज्जा और सब कुछ तैयारी कर लेती है, छुट्टी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उसके बाद से जैसे ही एम मिलता है और हम लोग बॉर्डर के लिए मूवमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, युद्ध होने लगता है। युद्ध होने के बाद में कुछ आर्मी के भी युद्ध के नियम कानून होते होंगे। हाँ, सब नियम आर्मी के हैं। पहले से सब कुछ हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं हमेशा युद्ध की ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैंप्स होते हैं, एक दूसरे आर्म्स के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में अभ्यास होता है। तो इस चीज़ में हम लोग पूरा परिपक्व होते हैं। हमें अपना रोल पता होता है, हमें अपना ऑपरेशनल एरिया पता होता है, हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने मैन पावर चाहिए, क्या करना है, ये सब हम लोगों को पता होता है। ये सब हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। हमें केवल चाहिए होता है, वो डिसीजन चाहिए होता है कि क्या अभी माइक हो गया, मूवमेंट मिल गया तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो उसमें हम पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखते हैं और जो भी हमारा टाइम दिया होता है हम ऑपरेशनल एरिया में पहुंच करके अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हमें टास्क मिलते हैं कि आपने ये चौकी या ये पोस्ट है ये कैप्चर करना है। तो उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर एक अपने लेवल पर प्लानिंग करके और उस पर अटैक की तैयारी करते हैं। युद्ध का समय होता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है और युद्ध आरंभ हो जाता है, तो उसमें शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक समृद्धि भी बहुत ज़रूरी होती है। कैसे ये दोनों बैलेंस बनाता है एक आर्मी का, सेना का जवान, शारीरिक और मानसिक का परस्पर मेल कैसे बनता है? देखिए, एक सैनिक के लिए युद्ध जो है एक इवेंट होता है, एक त्यौहार होता है और वो यही सोचता है कि जो हमने सेना में इतने दिन ट्रेनिंग किया, अभ्यास किया, उसका अब समय आ चुका है और वो मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार रहता है और एक जज्बा होता है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए मरने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का। तो उसमें कोई भी मानसिक संतुलन वाला या मानसिक रूप से पीछे रहे ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही जज्बा रहता है और बहुत ही उत्साह रहता है और बहुत ही उमंग रहता है कि अभी युद्ध लड़ना, हमने देश के लिए जो है कुछ करना है। बिल्कुल। एक और बेहतरीन सवाल करेंगे पांडे जी से, क्योंकि हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि सीमा की सुरक्षा जरूर कोई न कोई सेना का एक अंग करता है।
खासकर हम देखेंगे कि पाक और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस रहता है, और चाइना की सीमा पर जाएंगे तो उधर आप आईटीबीपी के जवानों को तैनात हुआ देखेंगे। इंडियन आर्मी या भारतीय सेना का मुख्य रोल वार के टाइम माना जाता है सीमाओं की दृष्टि से। अब युद्ध तो जीवन पर्यंत चलते नहीं रहते हैं, जब कभी सिचुएशंस बनती हैं और युद्ध होते हैं, तो इसके बीच में आर्मी का क्या रोल रहता है जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा तो बीएसएफ और आईटीबीपी जैसी संस्थाएं करती हैं या संगठन करते हैं। उसमें सबसे पहला तो हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है और युद्ध का अभ्यास चलता रहता है। उसके बीच में जो कुछ आपदाएं आती हैं इसमें, जैसे अपना फ्लड्स आ गया या कोई आतंकी हमला बीच में हुआ या कोई कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी कुछ गड़बड़ हुई, या उसके अलावा भी हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी रहती है कि उसमें कुछ भी होता है तो ये देखना है। उसके अलावा भी हम लोग बीच में क्या है कि कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह ऐसे करते रहते हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग उससे लाभान्वित होते रहते हैं। ये सब बीच में हम लोग करते रहते हैं। बिल्कुल पांडे जी ने जैसे बताया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाह्य सुरक्षा। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था बाहरी सुरक्षा से, यानी सीमा के बाहर से दुश्मन अगर अटैक करता है तो उसके ऊपर था कि उसके उपरांत भारतीय सेना क्या करती है, तो उसके लिए एक पहलू और होता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में बचाव, आपदा की तमाम घटनाओं में किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना भी उस राष्ट्र की सेना की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ हम पूछेंगे कि बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे जवान सीमा की सुरक्षा किया करते हैं, और युद्ध के दौरान पूरी वागडोर इंडियन आर्मी के हाथ में होती है, यानी भारतीय सेना के हाथ में होती है। युद्ध प्रारंभ हो गया और अब वागडोर है इंडियन आर्मी के हाथों में, तो जो बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सीमा के सुरक्षा बल थे, उनका क्या रोल होता है, उनका क्या योगदान होता है? ये कोई भी युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता है, इसमें सभी का कोऑर्डिनेशन होता है। तो जिस तरह से नॉर्मल सिचुएशन में या पीस टाइम में बीएसएफ और आईटीबीपी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, लेकिन जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है वो आर्मी का एक अंग बन करके काम करते हैं और हमारा एक हमें सपोर्ट्स करते हैं, तो हमारी भी पावर बढ़ जाती है। और टोटली जो प्लानिंग होती है वो आर्मी की होती है, और वो लोग एक बाजू के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर काम करते हैं। बिल्कुल। एक और इसी युद्ध के क्षेत्र में हम सभी लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न बनी रहती है कि सेनाएं तो 3 अंगों में विभाजित अपने यहाँ हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नभसेना। भारतीय वायुसेना का भारतीय थल सेना के लिए कितनी उपयोगिता साबित होती है उस युद्ध की परिस्थिति में? वायुसेना की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। जो भी जैसे युद्ध की प्लानिंग होती है तो काफ़ी हाई लेवल से होती है, और सबसे पहले जो अटैक में हिस्सा लेते हैं वो वायुसेना ही लेती है, क्योंकि आर्मी है तो उसको पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी टाइम लगता है बॉर्डर पर और ऑपरेशनल एरिया में। और सबसे जो फर्स्ट अटैक होता है वो एयरफोर्स का ही होता है। अच्छा, कभी ये भारतीय वायुसेना और थल सेना एक साथ ऑपरेशन करती है या इनका टाइम डिफरेंट रहता है? इनका जैसे मैंने बताया कि काफ़ी हाई लेवल प्लानिंग होती है, तो अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा उसमें बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो सबसे पहले एक्शन में आता है वो एयरफोर्स आता है, और उसके बाद से जैसे भी एयरफोर्स पहले अटैक करता है, उसके बाद से जो है आर्मी, आर्टिलरी और फिर इन्फेंट्री, और ऐसे करके जो है हम लोग युद्ध पे काबू पाते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार से युद्ध पर काबू पाते हैं। ये है कि युद्ध हो रहा है और युद्ध होते होते एक टास्क मिलता है, एक एम होता है किसी भी सैन्य टुकड़ी का। कैसे पता चलता है कि अब युद्ध को समाप्त करना है? हम लोगों के लिए काफ़ी कठिन और जिज्ञासा भरा सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन पांडे जी से अपनी आसान भाषा में समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे एक एज ए सोल्जर को तो ये पता होता है कि उसको क्या टास्क मिला है और क्या करना होता है, बट युद्ध को समाप्त करना या जो भी करना ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है।
और ये हम लोगों को केवल आदेश में ही आता है कि अभी जो है युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई है, और बाकी उससे पहले क्या होता है कि जो भी हमें टास्क मिलता है हम उसमें लगे रहते हैं। और जैसे जॉब होता है, वो आगे बढ़ता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे काम चलता रहता है। और जो युद्ध विराम वाला है वो कोई आर्मी का या कोई किसी जवान का या कोई डिसीजन नहीं होता, ये टोटली पॉलिटिकल है और देश का जो है शासन इसका निर्णय लेता है। बिल्कुल, कोई भी युद्ध होता है, उसका युद्ध प्रारंभ होना और युद्ध का समापन होना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बना रहता है। और एक सर्वदलीय बैठक भी होती है किसी भी युद्ध करने से पहले। वो आर्मी का हिस्सा नहीं है। आर्मी को एक टास्क मिलेगा, उस एम मिलेगा, और उस लक्ष्य को भेदना उतना ही उसका कार्य होता है और उसको सफलतापूर्वक काम करता है। पांडे जी से अब थोड़ा सा हट कर एक क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि बताए थे कि जब युद्ध नहीं है तो खाली समय में आर्मी क्या करती है, तो आंतरिक सुरक्षा का काफ़ी हवाला दिए थे। आंतरिक सुरक्षा के दौरान भी स्थिति काफ़ी भगदड़ में बदल जाती है। क्या कभी गोली चलाने की भी नौबत आ सकती है इंडियन आर्मी को अपने ही राष्ट्र के अंदर और अपने ही आंतरिक मसलों में? ऐसा सिचुएशन आ सकता है, जो उसकी भी हमने इंटरनल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग वगैरह हम लोग करते रहते हैं, उसका प्रदर्शन और प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। और यदि सिचुएशंस वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के बस में नहीं होती है तो आर्मी को बुलाया जाता है, और आर्मी जा कर के पहले तो फ्लैग मार्च करती है, और उसके बाद से यदि बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कंट्रोल होता है तो फिर वहाँ पर बैनर लगा दिया जाता है और टेप नवार वगैरह डाल देता है कि इससे आगे कोई बढ़ेगा तो गोली मार दी जाएगी। ऐसा वहाँ की 3 भाषाओं में अनाउंस किया जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में और वहाँ के स्थानीय भाषा में। और मैक्सिमम अब लोग वापस हो जाते हैं। कोई ऐसा होता है ऐसे लोग जो कि नहीं होते हैं 1-2, तो कभी कभार जो है एक सिंगल फायर मतलब टारगेटेड फायर किया जाता है, लेकिन ये ध्यान में रखा जाता है कि मंशा उसको जान से मारने की नहीं होती है, कमर के नीचे टांग वांग में मार करके घायल करने की होती है, और साथ में एम्बुलेंस वगैरह तैयार रहते हैं उसको ले जाने के लिए। केवल मंशा ये होती है कि भीग्र उग्र न हो जाए, कोई ऐसा सिचुएशन खराब ना हो जाए, उसको संभालने का ये मकसद होता है। कोई उसको मारने का और ऐसा करने का अपने देश के लोगों को का नहीं होता है। तो उसको फिर पूरी व्यवस्था रहती है कि उसको टांग में कहीं एक गोली मार करके और उसको जो है रोका जा सके और उसको सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि यदि इंटरनल सिक्योरिटीज़ में दिक्कत आती है, यानी आंतरिक मसलों में भी दिक्कत आती है, प्रदर्शन होते हैं, उग्र होते हैं, और उसमें गोली चलाने का भी आदेश मिलता है। जैसा कि बताया कि मंशा किसी भी नागरिक को मारने की, नागरिक बोले या उपद्रवी को मारने की नहीं होती है। मंशा सिर्फ ये होती है कि उस उग्र प्रदर्शन को रोका जा सके, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब जैसा कि बताया कि कमर के नीचे ही गोली मारेंगे या कुछ, तो इसका मतलब कुछ गोली चलाने के भी बहुत सारे नियम और कानून सब इस आर्मी के अंदर रहते हैं। बिल्कुल, नियम ये है कि जैसे हम अभी जैसे युद्ध में है, दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, तो हम टारगेटेड फायर करते हैं और उसको कमर के ऊपर, और हमारा ये एम होता है कि एक गोली एक दुश्मन। और व्यर्थ में आर्मी कभी मतलब हवा में गोली नहीं चलाती है, जब भी टारगेटेड फायर होता है। यही कारण है कि अपने देश के भी यदि उपद्रवी तत्व एकदम ही यदि सिविल प्रशासन के काबू में नहीं आते हैं तो उनको टारगेटेड करना होता है, बट कमर से नीचे। और यदि हम देश के बाहर दुश्मन से करते हैं मुकाबला, तो एक गोली एक दुश्मन का हमारा जो है मोटो हमेशा रहता है। बिल्कुल, जैसा कि बताए, सबसे बड़ी बात कि आर्मी कभी भी हवा में फायरिंग नहीं करती है, यानी आर्मी की फायरिंग कभी हर्ष फायरिंग नहीं होती है, टारगेटेड फायरिंग होती है और एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए फायरिंग होती है। इस प्रकार से हमारी पांडे जी की खास बातचीत जो साक्षात्कार था काफ़ी टाइम तक चला, और आर्मी से जुड़ी हुई, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई इस सेना की तमाम जानकारियाँ हम सभी को प्राप्त हुई हैं। इसके लिए हम अब यहीं पर करते हैं अंत। देखते रहिए इस सोच तक खबर परिवार को, और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पांडे जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। और मैं देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग अपना आर्मी में भर्ती होइए, और बहुत एक अच्छा ये संस्था है और एक अच्छी लाइफ है, राष्ट्र सेवा है और देश सेवा है, और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
धन्यवाद। बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आर्मी में देश का गौरव ऊंचा करिए और अपने भी राष्ट्र सेवा में पारंगत हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सोच तक खबर परिवार की सी तरफ से। नमस्कार।